साथियों नमस्कार। आज के अध्याय में मैं डिस्कस करूंगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंसर्निंग द आईपीसी एंड अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। साथियों अक्सर हम लोग जानते हैं कि जो एजेंसीज़ हैं कई बार हमारे ऊपर वो धाराएं भी लगा देती हैं जिसके लिए हम लायबल नहीं हैं और अल्टीमेटली हमें लंबे टाइम तक जो है जेल में रहना पड़ता है या बिटर कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि जब मामले देश की अखंडता या देश की सिक्योरिटी से कनेक्ट किए जाते हैं तो वहाँ पर कोर्ट भी जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है। पर जब मामला बनता नहीं है या व्यक्ति जो है वो डिस्चार्ज रहता है तो अल्टीमेटली दे प्रेशराइज कि उसकी अपील करके ऑर्डर को सेटिस्फाइड करा के उस व्यक्ति को वापस से जो है जेल में डाला जाए। साथियों एक बात जो है आपको समझनी है, इस देश में राज है कानून का और हम लोग गवाए हैं आर्टिकल 21 से, जिसके अंतर्गत राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ज़रा सोचिए कि आपका दोष नहीं है, आप जो बातें बता रहे हो उसको सुनने को तैयार नहीं है, आपको उठाया सीधा जो है जेल में डाल दिया, तो आप क्या करोगे? तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ का जो रवैया है वो सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीकेटिंग है कि बुला लिया, सुनना कुछ भी नहीं है, भाई तुम लोग जो है गलती पर हो, कन्फेस करो एंड इफ़ यू फेल टू डू सो अल्टीमेटली आपको जेल जो है जाना पड़ेगा। तो इधर कुआं इधर खाई, ये स्थिति जो है हमारे लिए रहती है। तो कानूनी प्रावधान क्या है जिसके तहत हमारे खिलाफ बेटर एक्शन हो सकता है, और अगर एक्शन हो गया है तो उससे बचना कैसे है, उसमें लीगल डिफेंस क्या क्या हो सकते हैं, इन सब की जानकारी हमें होनी चाहिए, अदरवाइज राइट्स हमारे एफर्ट होंगे। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि कोर्ट सुनती नहीं है, जज जो है वो करेगा उसके हिसाब से। ऐसा नहीं होता है। देखो हमारे हिंदुस्तान में सिस्टम ऑफ हायरार्की है। अगर कोई जज आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपके पास राइट टू अपील है, राइट टू रिव्यू है, राइट टू रिवीजन है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर एक कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई तो आपके पास अगला कोर्ट भी है, वहाँ नहीं हो पाई तो उसके आगे कोर्ट भी है। कहने की बात यह कि जब तक अंतिम कोर्ट से नहीं हार जाए या हमारा डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाए तब तक हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें लड़ना होगा। कहना आसान है, प्रैक्टिकल मुश्किल है, बट मेरा निवेदन आप सबसे है कि जिस दिन आपने लड़ना छोड़ दिया आप वहीं पर जो है हार गए। आपको एक एक पॉइंट को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने फैक्ट्स पर उन पॉइंट्स को अप्लाई करना होगा और उसकी लाइट में जो आपके एडवोकेट्स हैं उनके साथ मिलकर पुरजोर तरीके से जो है पैरवी करनी होगी। हमें रिलीफ ट्रायल कोर्ट से ना सही हाई कोर्ट से मिलेगी, हाई कोर्ट से ना सही सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी, पर वर्कआउट करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो साथियों कानून में जटिलता है, पर अगर ईजिली काम किया जाए, जो थ्योरीज बनी हुई है उसको कंसेंट फैक्ट्स पर अप्लाई किया जाए और सही अप्लाई किया जाए तो निश्चित तौर पर राहत भी जो है मिलती ही मिलती है। तो साथियों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एक पेन लेके बैठिए, एक कॉपी लेके बैठिए और जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए। अगर आईपीसी के साथ अनलॉफुल असेंबली प्रिवेंशन एक्ट लगा हुआ है तो वहाँ पर राहत कैसे मिलेगी बेल में और कंसेशन कैसे मिलेगा बेल में, और दावपेच क्या होंगे जिसको आपको ध्यान में जो है रखते हुए चलना है। तो साथियों शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जजमेंट जो है ये है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का और रिसेंट जजमेंट है जिसका डेट है 20 अप्रैल 2023। साथियों इस मामले में क्या पता कि एफआईआर जो है दर्ज हुई, सेक्शन क्या कहते हैं 120B आईपीसी जिसको कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करना, 124A और 153A ये जुड़े हुए देश के खिलाफ गद्दारी करना और देश की अखंडता या सिक्योरिटी को जो है अफेक्ट करना, जिसको हम देशद्रोह भी कहते हैं कॉमनली, और 153B भी इससे जुड़ा हुआ जो है सेक्शन है। इसके अलावा सेक्शन 18 और सेक्शन 39 अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की भी जो है यहाँ पर जुड़ गई, जिस कारण मामला जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो गया और अक्यूज को अल्टीमेटली जो है यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। क्योंकि साथियों जब भी एफआईआर कटेगी इन मामलों में तो अक्यूज जो है वो अरेस्ट होगा, उसके बाद जो है उसे कंसर्न कोर्ट में पेश किया जाएगा और कंसर्न कोर्ट यह तय करेगी कि बेल देनी है या नहीं देनी है। इस मामले में क्या हुआ कि जब ये मैटर टेकअप किया NIA ने, जिसका फुल फॉर्म क्या है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देखो हमारे देश में बार बार जो है टेररिस्ट एक्टिविटियाँ हो रही है या क्रिमिनल एक्टिविटियाँ हो रही है और कुछ ऐसी एक्टिविटियाँ हैं जो डायरेक्टली कंसर्न है देश की सिक्योरिटी से, तो वहाँ पर NIA जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है। और जो ये सेक्शन मैंने आपको बताया ये सेक्शन यूजुअली जो है इम्पोज किए जाते हैं एफआईआर में। अक्यूज़ को जो है अरेस्ट करते हैं, बिफोर कोर्ट पेश करते हैं, कोर्ट अगर बेल नहीं देती है तो उसको रिमांड बैक किया जाता है जुडिशियल कस्टडी के अंदर। जैसे इस केस में बाकी NIA ने जो है मैटर टेकअप किया, एफआईआर काटी, अल्टीमेटली अक्यूज़ को जो है रजिस्टर्ड किया और चार्जशीट जो है इसको अल्टीमेटली कर दिया। यहाँ पर देखो सबसे महत्वपूर्ण राइट क्या है अक्यूज का, टू मूव द बेल। तो अक्यूज ने जो है बेल मूव करी एज पर सेक्शन 439 ऑफ CRPC। गॉट द पॉइंट ना, इजी हो गया, और उसकी बेल जो है वो खारिज हो गई। अल्टीमेटली वो लंबे टाइम तक जो है जेल में रहा, करीबन यहाँ पर 1.5 साल तक। उसके बाद उसे डिस्चार्ज जो है मूव किया और डिस्चार्ज जो है उसको अलाउ हो गया और उसको जो है रिहा किया गया फाइनली। यहाँ पर NIA ने अपील करा हाईकोर्ट को और हाईकोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था उसको सेटिस्फाइड कर दिया और रिमांड बैक कर दिया कि आप जो है डिस्चार्ज पर दोनों पक्षों को जो है सुन के ऑर्डर पास करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको माइन्यूटली जो है इंटरप्रिटेशंस नहीं करने। अगर फैक्ट्स पर प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है
तो उस सिनेरियो में जो प्रोटोकॉल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं चार्ज फ्रेम करने के, उसकी लाइट में आप जो है आगे प्रोसीड करेंगे। साथियों फिर ये मामला जो है अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में अक्यूज ने जो है फाइल करी एसएलपी। एसएलपी मींस स्पेशल लीव पिटीशन। जब एसएलपी एडमिट होती है तभी बनती है वो क्रिमिनल अपील। बट इस केस में बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो कंसर्न अन्य अक्यूज थे उनकी एसएलपी खारिज हो चुकी थी। तो कोर्ट ने कहा कि भाई हम आपकी एसएलपी को एडमिट नहीं करेंगे, इट इज़ लायबल टू बी रिजेक्टेड। बट यहाँ पर एडवोकेट जो था पिटिशनर का, उसे 3 तर्क ऐसे दिए कि यहाँ पर अक्यूज को राहत भी मिली और एक अच्छी राहत जो है वो कोर्ट से लेकर गया। उनका कोर्ट से कहना था कि भले ही में बेल नहीं मिली और डिस्चार्ज के कॉन्सिक्वेंस में जो है हम लिबर्टी पर जो है, लिबर्टी मींस अब हम जो है फ्री थे जेल से। साथियों इस केस में जो कंसर्न पिटिशनर थे, उनके जो एडवोकेट थे, उनके कई तर्क जो है कोर्ट में रहे, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर एसएलपी हमारी एडमिट नहीं होती है और जो कंसर्न ऑर्डर हाईकोर्ट का है और चूंकि मूल ऑर्डर जो है डिस्चार्ज का वो खत्म हो चुका है, तो अक्यूज को जो है जेल जाना पड़ेगा और अक्यूज को जो है एप्रीहेंड टू अरेस्ट है। तो इस सिनेरियो में उन्होंने 4 बातें जो है कोर्ट सामने रखी। उनका कहना यह था कि जो अक्यूज नंबर 2 और 3 जो है ये ऑलरेडी बेल पर रिहा है और अक्यूज नंबर 1 जो है डिस्चार्ज हुआ जिस कारण उसको आज़ाद किया गया। अगर एसएलपी डिसमिस होती है और ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर हम देखते हैं जिसके कॉन्सिक्वेंस में जो डिस्चार्ज ऑर्डर है वो खत्म हो चुका है, तो अक्यूज को जो है जेल जाना पड़ेगा और ये एप्रीहेंटिव अरेस्ट होगा। तो उस सिनेरियो में हमारा जो एसएलपी ये सब तक सुने जाने योग्य है। नंबर 1 उनका ये कहना है कि इन्वॉल्वमेंट क्या है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में, इस बारे में कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, जिसको स्पष्ट करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को, जिस बारे में कोई भी एविडेंस फाइल पे नहीं हो। डिस्चार्ज होने के कारण अब जो हमारा प्ली ऑफ इनोसेंस है, ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, वो पुख्ता हो गया है, उसको मजबूती मिल गई, जिस कारण हमारा जो बेल का प्ली है वो चलने योग्य है। उनका ये भी कहना है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हमने क्या करी, या हमने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट का क्या वॉल्यूशन करा, ऐसा कोई भी एविडेंस जो है फाइल पे नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्वेस्टिगेशन जो है ओवर हो चुका है एंड इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू बी कंक्लूडेड। उनका ये भी कहना है कि पिटिशनर जो है उसका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आईपीसी के ऑफेंसेस हैं उस पर जो मैक्सिमम टर्म है वो है 3 साल का, जिसमें अधिकांश समय जो है वो जेल में काट चुका है। तो सेक्शन 436A सीआरपीसी है, नॉट आईपीसी, जिसका लाभ जो है कंसर्न अक्यूज को जो है मिलना चाहिए। तो साथियों इन स्थितियों को देखते हुए जब स्टेट ने आर्ग्यूमेंट करा कि ये सब टेररिस्ट है, इसको बेल का लाभ नहीं मिलना चाहिए, डिस्चार्ज अगर कोर्ट ने कर दिया तो उस ऑर्डर को खत्म कर दिया गया है, तो एसएलपी में कोर्ट इंटरवीन करते हुए बेल जो है नहीं दे सकती है। पर कोर्ट ने समस्त पॉइंट को दरकिनार करते हुए इस पिटिशन को डिस्पोज ऑफ किया विद डायरेक्शन कि जो कंसर्न अक्यूज है उसको बेल पे जो है रिहा किया जाता है। नंबर 1 पॉइंट। तो साथियों कोर्ट ने जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर लिखी कि सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एंड लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, कंसर्न अक्यूज को जो है अरेस्ट से जो है प्रोटेक्शन दिया जाता है। अगर वो कंसर्न ट्रायल कोर्ट में बेल मूव करता है तो उसे बेल पर रिहा किया जाए और जो टर्म्स एंड कंडीशन बेल की होंगी ये ट्रायल कोर्ट जो है तय करेगा। कुल मिला के आपको ये समझना होगा कि अगर ऑफेंस कितना ही गंभीर हो, चाहे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का हो, चाहे ईडी का हो, चाहे यूएपीए मींस अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट का हो, तो वहाँ पर कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं जिसके लाइट में आपको आर्ग्यू करना पड़ेगा। अगर आप आर्ग्यू करोगे तो डेफिनेटली आपको रेट भी मिलेगा। जैसे इस केस में हुआ कि यहाँ पर अक्यूज जो है डिस्चार्ज हुआ, जिसकी अपील हाई कोर्ट में हुई, अल्टीमेटली वो ऑर्डर सेटिस्फाइड हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। पर सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरवेन करने से मना करा तो वहाँ पर पिटिशन ने जो प्लीज लिए, जो क्लेवरनेस प्ले करी, तो उसका अल्टीमेट फायदा उसको जो है मिल गया। अगर आज बिल्कुल कुछ नहीं मिलता तो वो जेल में होता। उसने कहा एटलीस्ट मैं ट्रायल तो फेस कर लूँगा, बट टिल कंक्लूजन ऑफ ट्रायल मुझे जेल में नहीं रखा जाए। और आपको एक बेसिक बात मालूम होनी चाहिए कि बेसिक रूल जो है वो बेल है, जेल नहीं है। अपने कई केसों में जो है ये प्रोपाउंड भी किया और स्पेसिफिक भी किया। तो कुल मिला के अगर हम पॉइंट समझ लेंगे तो राहत ले लेंगे, पॉइंट नहीं समझेंगे तो हम शोषण का शिकार होते रहेंगे। तो आपको ये पॉइंट समझने होंगे, इसकी लाइट में ड्राफ्टिंग करनी होगी और इसकी लाइट में जो है आपको आर्ग्यू करना होगा। देखा ना कितना महत्वपूर्ण अपडेट है। तो मैं हमेशा को एक बात कहता हूं कि चाहे आईपीसी का ऑफेंस हो, चाहे पीएमएलए का हो, चाहे एसीडी का हो, चाहे कोई भी ऑफेंसेस हो, सब में बेल के पैरामीटर जो है लगभग एक जैसे हैं। भाई बेल क्या है कि जो आपको अरेस्ट किया गया है वो गलत तरीके से किया गया और आपकी जो लिबर्टी कन्फाइंड हुई है उसको जो है रिस्टोर किया जाए, जिसके लिए प्रोटोकॉल है। कुल मिला के कोर्ट को संतुष्टि होनी चाहिए कि आप गवाहों को टेम्पर बेच नहीं करेंगे, आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो भी एलिगेशन फाइल पर है वो मजबूत नहीं है कि उसके आधार पर प्रिजम्पशन लिया जा सके, और लंबे टाइम तक किसी को जेल में नहीं रख सकते, क्योंकि बेसिक रूल जो है बेल का है, जेल का नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कोर्ट को विश्वास दिलाइए कि मैं भारत नहीं छोड़ूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, गवाहों को मैं टेम्पर बेच नहीं करूंगा, और जो भी कंडीशन कोर्ट को ठीक लगे सेक्शन 437 सब क्लॉज 4 सीआरपीसी में कोर्ट जो है इम्पोज कर दें। और अगर आपके खिलाफ जो जो ऑफेंसेस हैं उसमें अगर लंबे टाइम से आप जेल में हैं और मैक्सिमम टर्म आपने जेल में काट लिया है, तो वहाँ पर सेक्शन 436A सीआरपीसी का लाभ भी आप ले सकते हैं। तो कानूनी हमें प्रावधान समझने होंगे, उसकी लाइट
साइड में आर्गूमेंट करना होगा। निश्चित तौर पे यकीन मानिएगा हम जीतेंगे, निश्चित तौर पे हमें कानूनी राहत जो है मिलेगी। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।